हेलो गाइस, कैसे हो? क्या हाल चाल? इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और हमारे साथ अभी तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अपना हम टाइम वेस्ट ना करते हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि हमारा चैप्टर है और लेक्चर नंबर 2 है आज, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे रिवीजन। तो जो मेरा मतलब देख रहे होगा लेक्चर, उसको पता होगा कि हम सबसे पहले कोई भी लेक्चर चालू करने से पहले उसके प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करते हैं। आर यू रेडी? तो चलिए, इसी के साथ हम चालू करते हैं कि हमने अगली अगली पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 पार्ट्स पढ़े। और कंट्रोल का मतलब तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो मतलब सारे ऑर्गन्स है, जब वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम कंट्रोल कंसीडर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लीजिए, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं इन द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 पार्ट्स है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम में ये एसोसिएटेड होते हैं विद हार्मोन्स। फिर हमने देखा ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में था हमारे पास नर्व्स। तो सबसे पहले हम देखें क्रेनियल नर्व्स क्या होती है। जो नर्व्स हमारे डायरेक्टली दिमाग से अटैच होती है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और इसके 12 पेयर्स है हमारी बॉडी में। 12 पेयर्स मतलब 24 नर्व्स है टोटल। और हम देखें स्पाइनल नर्व्स जो कि डायरेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के नीचे एक स्ट्रक्चर जाता है टेल लाइक, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें 31 पेयर्स होते हैं। 31 पेयर्स मतलब बच्चों उसको हम 2 से इंटू करेंगे तो 62। तो 62 नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स समझ लिया। अब हम देखते हैं स्टिमुलस क्या होता है। तो बच्चों डेफिनेशन के रूप में बात करें, एनी द चेंज फैक्टर और एजेंट व्हिच कॉजेस अ चेंज इन एक्टिविटी इन बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चों ऐसी चीज जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज लाती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। लाइक एक बच्चा है, चुपचाप बैठा है, अगर आप उसके पास जाकर तुरंत गुब्बारा फोड़ दें तो वो डर के रोने लगेगा, तो वो उसका बिहेवियर आपने चेंज कर दिया किससे? साउंड से। तो साउंड हमारा क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। लाइक उसी तरह और होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कुछ ऐसे सेल, टिश्यू और ग्लैंड्स होते हैं जो कि मदद करते हैं हमको स्टिमुलस को गेन करने में। मतलब हमें पता लगता है कि वो स्टिमुलस हमारे पास आ रहा है, तो उसको कैच करने वाले, स्टिमुलस को जो कैच करते हैं हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ओके, तो जैसे कि साउंड, हमने अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, बच्चे के सामने गुब्बारा फोड़ देंगे तो साउंड जो है स्टिमुलस हो गया। और साउंड को किसने कैच किया? हमारे कानों ने। तो हमारे ईयर में रिसेप्टर्स होते हैं जिनको फिनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो इस रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को लिया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ फर्दर? उसके बाद इफेक्टर, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स, ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्टिमुलस मिलते ही एज अ रिजल्ट वो अपना इफेक्टर कुछ परफॉर्म करते हैं। मतलब कुछ हमारी बॉडी में ऐसे मसल्स हैं जो कि स्टिमुलस मिलने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। और रिस्पांस क्या हो गया बच्चों? जो स्टिमुलस जैसे हमें मिला उसके रिएक्शन में जो हमने अपना एक्टिविटी शो की वो हो गया रिस्पांस। तो हमने स्टिमुलस देख लिया, रिसेप्टर देख लिया, इफेक्टर देख लिया और रिस्पांस देख लिया। उसके बाद हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स 6 टाइप्स के। उसमें कौन कौन से थे? फोटो रिसेप्टर्स, फिनो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स थे आंखों में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां थे? वो थे नाक में स्मेल के लिए, और गस्टेटरी रिसेप्टर थे जीभ में टेस्ट के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था नोसिसेप्टर्स, वो हमारे स्किन में पेन के लिए था। थर्मो रिसेप्टर्स फूड एंड कॉल के लिए था। ठीक है, हम इतना समझ चुके हैं। फर्दर उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा साइनेप्स क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स। एडजेसेंट न्यूरॉन्स मतलब एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, उनके बीच में जो ये गैप है इसको कहा जाता है साइनेप्स। ये गैप बहुत छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोपिक गैप कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि नर्व इंपल्स होती क्या है। तो ऐसी इलेक्ट्रिकल और सिग्नल, वो जैसे कि कुछ केमिकल और इलेक्ट्रिकल वेव्स, ठीक है, उसको हम जो कि न्यूरॉन के साथ चलती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, तो उसको वो नर्व इंपल्स कहते हैं। अब नर्व इंपल्स क्या है? दोज द वेव ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वेव्स व्हिच आर कैरिड अलोंग द न्यूरॉन, एंड ये क्या करती है? पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, सिग्नल्स को पास करती है। तो ये हो गया हमारा नर्व इंपल्स। तो इसके बाद हमने देखा था एक न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन का डायग्राम मैंने आपको बनाना बता दिया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो अभी हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं कि एक टॉपिक हमारा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिवीजन तो कंप्लीट हुआ, अब हम देखते हैं आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप आपको मेरी राइटिंग क्लियर होगी। तो अब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है, पहले मैं आपको एक बार बोल के बता दे रहा हूं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, नर्व एंडिंग, आपने न्यूरॉन मैंने बताया था आपको, और नर्व एंडिंग बताई थी, न्यूरॉन का जो पार्ट है वो नर्व एंडिंग जो होता है बच्चों, और मसल्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए जैसे कि वर्ड ही बना है न्यूरो और मस्कुलर, मस्कुलर मसल्स को शो करता है मसल्स, और ये करता है शो न्यूरॉन को। ये देखिए जैसे कि यहां पे मैंने समझ लीजिए कि कोई मैंने न्यूरॉन बनाया, ठीक है, लाइक ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उतना अच्छा नहीं बना रहा हूं। ये देखिए अब मैं आपको बताऊंगा हमारी बॉडी में कुछ मतलब 3 टाइप्स के न्यूरॉन होता है। एक होता है कि स्टिमुलस को कैच करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंटरचेंज होता है सिग्नल्स का। और जो मोटर न्यूरॉन एक होता है नाम का, मोटर न्यूरॉन की जो, और मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है मसल्स को के पास एक्शन करने के लिए। जैसे कि हम छींकते हैं, हम जब छींकते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन पहले ही वो जो सिग्नल होता है हमारे वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो एक रिले न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन को देता है इंफॉर्मेशन, और मोटर न्यूरॉन उसको लेके कहां जाता है, हमारे नोज के पास। नोज के पास क्यों लेके जाता है, क्योंकि अभी जो मतलब वो एक्टिविटी होने वाली है वो हमारे नोज से ही होगी। हम छींकते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम नाक से छींकते हैं, तो हमारे नाक के पास से ये न्यूरॉन जाएगा। अब देखिए यहां समझ लीजिए एक रिसेप्टर मसल्स है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से लाइक इसको आप नोज समझ लीजिए, आपको नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड द मसल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो जगह है इनके बीच की इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने क्या बताया आपको, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये देखिए इनके ये दो के बीच में मतलब मसल्स और मोटर न्यूरॉन के नर्व एंडिंग का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां ये मिलेंगे उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको वर्ड तोड़ के बता दिया, डायग्राम की मदद से ही बता दिया। तो चलिए तो पहले अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट between nerve ending of a motor neuron and muscles is known as न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको समझा भी दिया, डायग्रामेटिक वे से ही बता दिया और आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो जगह जहां पे नर्व एंडिंग मिलती है, जहां पे नर्व एंडिंग मोटर न्यूरॉन की और मसल्स एक जगह मिलते हैं उसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आई होप आपने समझा होगा और पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अपने फर्दर टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा और हम अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़े। तो बच्चों हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक ही स्लाइड में पूरा भर दें। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक मोटर न्यूरॉन का जिक्र किया है। अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये जो मास्टर है क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गया, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ये सब है क्या। तो ये बच्चों है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए ये है क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपको कुछ कुछ चीजें समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीजें आप समझ जाएंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें मैक्सिमम सारी मतलब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। मतलब एक वर्ड जैसे कि हमने कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा तो इस क्लास में यूज हो सकता है, तो उसी तरह हमें मतलब अगर हम लगातार अगर देखेंगे लेक्चर्स तो हमको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर हम स्किप करके देखेंगे, जैसे एक हमने नहीं देखा दूसरे पे आ गए, तीसरा नहीं देखा चौथे पे आ गए, तो यू हैव अ प्रॉब्लम। तो पहली बात हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख ले।
तो देखा जाए तो ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया एक मोटर न्यूरॉन। या फिर मोटर न्यूरॉन अगर मैं यहां पे ना लिखूं और सीक्वेंस वाइज लिखूं तो आप ले लीजिए रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और ये हो गया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब इसके बाद देखिए इसका एक नाम और है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद इसको हम कह सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन को हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। और इसका एक और नाम हो सकता है एसोसिएटेड न्यूरॉन, मतलब ये इसके तीन नाम हैं, इसके दो हैं, इसके भी दो होंगे, एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का एक और नाम है इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। तो गाइस अभी तक ये देखिए हमने ये लिखा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में मैंने क्या बताया, सेंसरी न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। इसका मैंने अलग नाम भी एक बताया एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि अगर पेपर में सेंसरी न्यूरॉन नाम बोल के अगर एफरेंट न्यूरॉन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, बस आपको ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन, पहले हम एक तरह समझते हैं सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है। हम कोई भी स्टिमुलस सेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। लाइक यहां आप देख लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा हैंड है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि मेरा हैंड है। मैंने ये गर्म पानी के पतीले में, मेरे को पता नहीं था कि पानी बहुत ज्यादा लाइक ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके। तब जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला, मैं तुरंत झटके में हाथ पीछे कर लूंगा, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होगा, अभी हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए जो पानी गर्म है पानी, इसको किसने सबसे पहले सेंस किया? स्टिमुलस क्या है? गर्म पानी, ठीक है, मतलब हॉट एंड कोल्ड, थर्मोरिसेप्टर्स। तो मेरे हाथ में जो थर्मोरिसेप्टर्स होंगे वो इसको कैच कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरे ऐसे समझ लीजिए कैसे भी न्यूरॉन है, तो ये इसको कहूंगा मैं सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए ये न्यूरॉन ऐसे 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 मतलब बहुत सारे होते हैं लाइन में, ठीक है। तो अब ये सिग्नल मैंने आपको पहले ही बताया रखा है कि सिग्नल बहुत तेजी से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे रिसेप्टर्स ने इसको कैच कर लिया स्टिमुलस को, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन ले गया, सेंसरी न्यूरॉन ने पास 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 किया, और लाइक यहाँ पे देखिए स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आ गया। स्पाइनल कॉर्ड में देखिए जो सेंसरी न्यूरॉन है, अब मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूं, लाइक ये देखिए रिले न्यूरॉन, ठीक है, ये रिले न्यूरॉन है, मतलब मेन न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, ठीक है। पहले जो स्टिमुलस मेरे को मिला, मेरे हाथ में जो थर्मोरिसेप्टर्स था उन्होंने उसे कैच किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन गई तो जल्दी से लेके कहां गया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन, मैं यहाँ पे SN लिख दिया, सेंसरी न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन है बच्चों। अब इसका काम क्या होता है रिले न्यूरॉन का? यहां से मतलब इंफॉर्मेशन इसने मतलब कैच की, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को ये दे देगा, किसको दे देगा? मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन, बोलेगा अब इसको तुम संभालो। देखिए इंफॉर्मेशन इसने यहां से इसने लिया और इसको दे दिया, ये सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएगा? एक मिनट, ऐसे अगर डायग्राम का फेस सेट बनाते हैं, मोटर न्यूरॉन ने अब इसको लिया, अब यहां से ये लेके गया इंफॉर्मेशन, अब देखिए यहां से ऐसे ऐसे लाएगा और हैंड के पास जाएगा, ठीक है। हैंड के पास जो ये मसल्स होंगे, यहाँ पे मसल्स, उनको बोलेगा कि जल्दी से अपना हाथ हटाओ, ठीक है। तो आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ये गर्म पानी है, यहां से हमारे हाथ के थर्मोरिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को कैच किया, सेंसरी न्यूरॉन को सबसे पहले इंफॉर्मेशन गई, सेंसरी न्यूरॉन इसको इंफॉर्मेशन ले गया स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो रिले न्यूरॉन है, इसने इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किया फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने यहां से इंफॉर्मेशन ली और जल्दी से मसल्स के पास ले गया, और क्या बोला कि जल्दी से अपना हाथ हटाओ, तो मोटर न्यूरॉन का ये हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मैंने आपको समझाया अब उसको लिखने का टाइम आ गया है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी से लिखते हैं। तो मैंने आपको समझा तो दिया ही है, तो लिखना भी जरूरी है फॉर योर नोट्स।
तो हम लिख लेते हैं। अब मैं सेंसरी न्यूरॉन ही लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाएंगे कि ये एफरेंट न्यूरॉन है। सो आई होप आप समझ जाएंगे। तो देखिए, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स। आई होप अभी तक मैंने जितने वर्ड लिखे आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। नर्व इंपल्स मैंने आपको लेक्चर के शुरुआती में बता दिया था, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो इस लेक्चर में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने नर्व इंपल्स को पहले ही बता दिया था। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टिमुलस को सेंस किया था उन्होंने। फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू, कहां पे लेके गया था वो? अब पहले ये बताइए स्पाइनल कॉर्ड होता कहां पे है? स्पाइनल कॉर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो हम लिख देते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, आई होप आपने इतना समझा होगा। सेंसरी न्यूरॉन को आपने देख लिया कि ये क्या मदद करते हैं, मदद करते हैं ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन करने में फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स से। जो सेंसरी ट्रिप्स मैंने आपको गर्म पानी वाला एग्जांपल दिया, सेंसरी ट्रिप्स ने स्टिमुलस को सेंस किया, उसको सेंसरी न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन गई और उसने कहां पे दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो चलिए अब इसके बाद मोटर न्यूरॉन भी लिख लेते हैं। पहले मैं मोटर न्यूरॉन लिखा कि रिले न्यूरॉन? आई होप, क्योंकि ये एफरेंट न्यूरॉन इसको कहते हैं, तो एफरेंट के बाद मैं तुरंत एक बार इफरेंट करा दे रहा हूं। इफरेंट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों के नाम थोड़े सिमिलर हैं और आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए। मोटर न्यूरॉन, आई होप आपको क्लियर हो जो मैं लिख रहा हूं। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग, they help in transmitting of nerve impulse from, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं सीएनएस लिख दूं तो समझ जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर मैं सीएनएस लिख दूं, सीएनएस शॉर्ट फॉर्म में, तो आप समझ जाएंगे। सो आई होप आप इतने होशियार हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू muscles to respond towards stimulus, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। और पहले एक बार मैं समझा भी दे रहा हूं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है। सेंसरी रिसेप्टर से लेके जाता है सीएनएस में। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहां? मसल्स के पास, क्योंकि वो स्टिमुलस से जल्दी रिस्पॉन्ड करे अपने आप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट फर्स्टली। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं किसके बारे में? रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन में भी मेरे ख्याल से तो ये डेफिनेशन आप भी बना लेंगे। क्या बना सकते हैं आप डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था डायग्रामेटिक वे में? चलिए आप तो बना ही लेंगे, मेरे को आप पे विश्वास है, लेकिन मैं भी एक बार आपको लिखवा दे रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग, they help in transmitting nerve impulse, अगर आपको मेरी राइटिंग क्लियर नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूं, साथ ही साथ आप मेरे बोलने से भी लिख सकते हैं। they help in transmitting of nerve impulse from sensory neuron to motor न्यूरॉन, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन बोली जाए, दे कनेक्ट मोटर न्यूरॉन, एक मिनट, सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए कि मैंने आपको दो दो डेफिनेशन लिखवाई है। तो चलिए, आपने इतना लिख लिया, 1 मिनट मार्कर में इंक डाल देते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं यहीं पे साइड में खड़ा हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो मैंने लिखा है वो आपको दिखे। अभी बच्चों, हो सकता है कि आपको हम जो पढ़ाते हैं उसको थोड़ा देखने में दिक्कत आती हो, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, दिस इज अ सिंपल बोर्ड। और सिंपल बोर्ड में आप जानते हैं कितनी परेशानियां होती हैं कि हमें बार बार जो कंसेप्ट पढ़ाना होता है उसको साथ साथ यहाँ लिखना पड़ता है। और कभी कभी वो कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको लिखने में इतना टाइम चला जाता है कि आपको हम समझा नहीं पाते अच्छे से। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो मे बी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप भी स्ट्रगल हमारे साथ करना चाहिए आपको, और हमारी परेशानी समझनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमने क्या देखा? सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस तक पहुंचाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं पे है। उसके बाद रिले न्यूरॉन काम है दोनों कनेक्ट करना, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको मसल्स तक इंफॉर्मेशन ले जाना। तो चलिए, इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं। अब हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं और रिफ्लेक्स एक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। अभी हमने जो कंसेप्ट ये समझा मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन का, हमने क्यों समझा? हमने ये समझा किस लिए? रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए तो रिफ्लेक्स एक्शन का एक ओवरव्यू लेते हैं। लाइक पहले हम कुछ एक्शन, एक वॉलेंट्री एक्शन, आपने शायद सुना होगा वॉलेंट्री एक्शन। ओके, यहां मैं ले लेता हूं इनवॉलेंट्री ओके एक्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए वॉलेंट्री एक्शनों में क्या होता है। अब वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन हमने तीनों लिखा कि तीनों के बारे में हम एक ही स्लाइड में मतलब लिख लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम सोच के कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब दिस एक्शन विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मेरा भी मन है कि मेरा जो ये मसल है इसको मैं ऐसे करूं तो यहां पे हो गया, लेकिन अगर मैं इनवॉलेंट्री एक्शन में चाहूं इसको मैं अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर मैं अपने पेट को बोलूं कि जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने मर्जी से ही होता है, इसको मैं अपने इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिजायर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसको कंट्रोल, और इसको भी हम कंट्रोल अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने अभी सोचा कि ऐसे मैं करूं तो मैंने कर लिया। अब इसमें क्या है? थिंकिंग इन्वॉल्व है? थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें हम सोचे कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी सोचे कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें लेकिन हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि सोचते किससे हैं? ब्रेन से बस। और इसमें क्या है? हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? ये एक्शन जो है हमारे ब्रेन के द्वारा किया जाता है। हमारे अंदर जितने हार्मोनल सेक्रेशन होता है वो भी ब्रेन के द्वारा हो जाते हैं, लेकिन हम उसे सोचते नहीं है, लेकिन तब भी हमारा ब्रेन कर देता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन में, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि ये पूरे ब्रेन तक पहुंचे। ये सोचते हैं, देखिए जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरा ब्रेन है, यहां से ये स्पाइनल कॉर्ड यहां तक में भी होगा। तो एक बात बताए, न्यूरॉन यहां से लेके यहां जाना ज्यादा इजी होगा, जल्दी पहुंच पाएगा, या मेरे ब्रेन तक? तो इसका जवाब है स्पाइनल कॉर्ड तक पहले। तो इसलिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन लेता है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। दिस एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल। ये हमारे इच्छा से कंट्रोल हो जाते हैं। अब इसमें हम लिखें, यहां मैं इस पे ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो। These actions
कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता। यहाँ बच्चों विल मतलब डिजायर है, ओके। मेरा काम है आपको एक एक टॉपिक को और एक एक वर्ड्स को अच्छे से बताना, और इसमें भी सेम आएगा क्योंकि ये भी हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते। दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या है, थिंकिंग इन्वॉल्व्ड है, तो हम लिख लेते हैं थिंकिंग इज इन्वॉल्व्ड, मतलब इसमें सोच के हम काम करते हैं। अब इसमें क्या हम लिख सकते हैं, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इसमें भी हम लिख सकते हैं थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड। अब इसमें क्या होता है, ब्रेन इंक्लूडेड, ब्रेन इंक्लूडेड, इसमें भी ब्रेन इंक्लूडेड होता है, ब्रेन इंक्लूडेड। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड का काम, इसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमें जल्दी पहुंचाना रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने आपको जैसे बताया वॉलेंटरी एक्शन में क्या होता है, ऐसे एक्शन जिनको हम अपने मर्जी से कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बता दिया कि हमारे बाइसेप की मसल जैसे है, इसको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। हमारे ट्राइसेप मसल को भी हम कर सकते हैं, मतलब कुछ मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इनवॉलेंटरी में ऐसे मसल जैसे हमारे स्टमक की मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। और इसमें भी ऐसा ही है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें हम सोच के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम बिना सोचे ये सारे काम हो जा रहे हैं, इसमें भी बिना सोचे काम हो जा रहे हैं। और इसमें क्या है, ब्रेन की इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसमें ही ब्रेन काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, बस हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रेन ये सब काम खुद ही निपटा लेता है। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं आपको एग्जांपल भी अगर लिखवा दूं, लाइक वॉकिंग, हम चलते हैं, वॉकिंग मतलब आप में से अगर कुछ बच्चे इंग्लिश में कमजोर हो तो मैं बता दूं कि जो मैं ये मोशन कर रहा हूं, चल रहा हूं, ओके, तो दिस इज वॉकिंग। एंड रनिंग, अगर मैं रनिंग मतलब दौड़ना, ठीक है। जंपिंग, लाइक जंपिंग, और एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें मैं लिख सकता हूं वॉल्स ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें मैं क्या कह सकता हूं एग्जाम्पल में, व्हेन यू टच सडनली हॉट वाटर। तो इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें हमारा वॉकिंग, रनिंग मतलब चलना, कूदना, दौड़ना शामिल है। इसमें हमारे स्टमक की वॉल्स हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, और एटसेट्रा बहुत सारे इसमें भी हो सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी बंदे को बिजली लगी तुरंत झटका लग के पीछे हो जाता अपना हाथ उसके, रिफ्लेक्स एक्शन। अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन को और अच्छे जानेंगे, तो पहले आप ये लिख लीजिए इतना। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, या फिर जब तक मैं यहां से हटा था आपने वीडियो पॉज करके रोक के लिख लिया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चलिए अब मैंने जब रिफ्लेक्स एक्शन का मसला छेड़ दिया है, तो इसको हम जल्दी जल्दी से खत्म कर ले रिफ्लेक्स एक्शन को। तो देखिए, हमारे पेपर में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, और पूछा जाता भी है, और पूछा क्यों ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने जैसे आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी जितनी चीजें बताई, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक सडन मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, ओके, जो कि हम बिना सोचे कंट्रोल करते हैं, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल की जाती है। तो चलिए एक बार टॉपिक लिख ले, एक टॉपिक लिख ले, साइनिफिकेंस, साइनिफिकेंस of reflex action।
अब कुछ बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं तो सोचते रहते हैं कि साइनिफिकेंस का मतलब क्या है। तो साइनिफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है एक सडन मूवमेंट होती है। सडन मतलब अचानक, रैपिड, जल्दी से। अचानक जब जल्दी से हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन की अब इंपॉर्टेंस क्या है कि अब तुरंत, जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने गर्म पानी को टच किया, तुरंत मेरा हाथ हट गया। तो अब इससे क्या हुआ, मेरे बॉडी में जो मतलब मेरे स्पाइनल कॉर्ड था उसने मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलस, कि ये जो स्टिमुलस है ये मेरे को हार्म पहुंचा सकता था। लाइक अगर समझ लीजिए मेरा कोई दुश्मन है, मेरे पे एसिड फेंकने आ रहा है, तो मैं देखिए आपने देखा होगा कि आप उतना तेज वैसे भले ही ना दौड़ पाए, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप कितने तेज दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो कि ज्यादा आपका एनर्जी बना रहे हैं। क्यों? हार्मफुल स्टिमुलस से बचने के लिए। तो यही जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमको हार्मफुल स्टिमुलस से बचाता है। तो अब लिखे, एज इट इज अ रैपिड एक्शन, as it is a rapid action, it enables the animal, to sudden response to harmful stimulus so that no harm can cause to it। यहां में लगा, नो हार्म में कॉज टू इट। अब मैंने क्या लिखा, चलिए आपको इंग्लिश में को हिंदी में कन्वर्ट करा के बताता हूं। एज इट इज अ रैपिड एक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा तेज होने वाला एक्शन है, गतिविधि है। सो इट एनेबल्स द एनिमल्स, ये हम एनिमल्स को बनाती है क्या, एक सडन रिस्पॉन्स करने के लिए। यह हमको मतलब एक तरह से एक पावर प्रोवाइड करती है फॉर सडन रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस से बचने के लिए। और जिससे हमें क्या फायदा होता है कि हमको कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। आप एक बार देखिएगा, आप कभी बैठ के अपने कॉर्नर में जाके सोइए या फिर किसी ऊंची जगह पे, तो आप ना बिल्कुल कॉर्नर में सोइएगा, और जैसे ही आप देखिएगा, आप अगर थोड़े से बड़े हैं, मतलब आपके बॉडी जो है मतलब एक्टिव है, तो आप जैसे ही गिरने वाले होंगे उस ऊंची सतह से, तो आपकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूरॉन जो है हमारे इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि आप कॉर्नर में और आप गिरने वाले हो। ऐसे में आपको हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूं जिसमें हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम हो। हॉट वाटर को टच कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के पास जब आप आ जाएंगे अपना आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी बंदा अपना सांस रोक के नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी उसके पास कि जल्दी सांस रिलीज करो क्योंकि वरना मर जाओगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए। सो आई होप आपने इतना कर लिया होगा। अब हमने साइनिफिकेंस तो जान लिया, मतलब इंपॉर्टेंस तो जान ली उसकी। अब रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन अगर आ गई तो आप क्या लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रैपिड, सडन, अनकॉन्शियस एंड सडन मूवमेंट विच इज कॉज्ड इन दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो चलिए एक बार लिख ले। मैंने अभी बोला कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है एक ऐसा, हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन है जो कि बिना सोचे समझे बहुत जल्दी से इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को मैं हिंदी में क्या कहता हूं वो तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मतलब मैं आप समझ ही चुके होंगे ना जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे कि तुरंत मेरे को कोई स्टिमुलस मिला हार्मफुल, उसके प्रति मैंने अपना कोई एक्शन किया। हाँ, एक्शन, अब रिस्पॉन्स को मैं एक एक्शन टर्म से डिफाइन कर सकता हूं कि मैंने एक एक्शन ऐसा किया जिससे मैं उस हार्मफुल स्टिमुलस से बच गया, तो उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो लिख लीजिए यहां पे, रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी डिफाइंड
reflex action can be defined as rapid, unconscious, and sudden movement which causes in the response to stimulus। तो जैसा कि मैंने लिखा, तो आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन को हम ऐसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रैपिड, अनकॉन्शियस मतलब बिना सोचे समझे किए जाने वाला एक अचानक मूवमेंट है जिसको हम स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में करते हैं। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक रैपिड, अनकॉन्शियस मतलब रैपिड मतलब जल्दी होने वाला मूवमेंट है जिसको हम बिना सोचे समझे करते हैं, और ये हमें हार्मफुल स्टिमुलस से बचाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि साइनिफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में कि ये हमको हार्मफुल स्टिमुलस से प्रोटेक्ट करता है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, और अब आगे हम बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क पहले मैं आपको बता दूं, तो वैसा पाथ जिसको हम कह सकते हैं एक ऐसा रास्ता जो कि ट्रेवल्ड किया जाता है एक नर्व इंपल्स के द्वारा, कहां कब इन दी इस रिफ्लेक्स एक्शन के समय। तो देखिए मैं लिखता हूं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो मैं लिख सकता हूं यहां द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन या बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन is known as रिफ्लेक्स आर्क। तो हम समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स आर्क को हम कह सकते हैं ये ऐसा पाथवे है जो कि नर्व इंपल्स जब रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा जो रास्ता तय करती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले स्टिमुलस को हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, ठीक है, और फिर सेंसरी न्यूरॉन पे आ गई इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास गई वहां से रिले न्यूरॉन ने इंटरचेंज कर दिया इंफॉर्मेशन का, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा रिस्पॉन्स मतलब हमारे मसल्स के पास चली गई, जिससे हमारा रिस्पॉन्स हुआ। तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं बोलूं तो एक क्वेश्चन है, तो पहले आप ये लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले आप इतना लिखिए, मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ लूं। तो क्वेश्चन है हाउ डज द रिफ्लेक्स एक्शन कैन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन को हम राइट डाउन करें। हाउ डज रिफ्लेक्स एक्शन can take in our body। तो आपके हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है कि रिफ्लेक्स एक्शन के समय रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में कैसे प्लेस करता है, मतलब होता कैसे है। तो मैं पहला स्टेप लिखूं, द information detect by the sensory receptors। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी रिसेप्टर्स द्वारा, द इंफॉर्मेशन डिटेक्ट बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स एज अ स्टिमुलस।
तो मैंने आपको क्या बताया कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस आप जानते हैं कि लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, ऐसे ही। और उसके बाद हम लिखें कि वो इंफॉर्मेशन इसके बाद क्या होती है, द सिग्नल्स goes to the sensory neurons। वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के पास गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन reaches the signal at स्पाइनल कॉर्ड। पहले आप इतने लिखिए, फिर उसके बाद हम ये और करते हैं, वरना फिर आपको अपने कैमरे में विजिबल नहीं होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है डिटेक्ट की जाती है सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा, जो कि हमारी बॉडी में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। ओके, जो सिग्नल है फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास पहुंचते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है। पहले आप इतना राउट डाउन कीजिए। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, यहां इतना हमने कर लिया, तो यहां हम सिग्नल भी लिख सकते हैं और नर्व इंपल्स भी लिख सकते हैं, नर्व इंपल्स। ठीक है, क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डिटेक्ट किया गया सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। फिर जो सिग्नल है या फिर नर्व इंपल्स है वो जाती है किसके, सेंसरी नर्व्स के पास, न्यूरॉन्स के पास। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन उसके स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो रिले न्यूरॉन है वहां प्रेजेंट रहता है। तो हम लिखते हैं द रिले न्यूरॉन इंटरचेंज द सिग्नल्स फ्रॉम sensory neuron to motor neuron। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जो मोटर न्यूरॉन है, द मोटर न्यूरॉन reaches the signal to the muscles। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने क्या क्या किया कि जो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू नर्व इंपल्स बनता है, और नर्व इंपल्स जब बनता है तो नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कहां पहुंचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होता है, वो रिले न्यूरॉन इंटरचेंज करता है सिग्नल्स का फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। फिर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल्स को पहुंचाता है मसल तक, और फिर हम लिखे द रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस एज रिस्पॉन्ड नीड्स द सिचुएशन। तो ऐसा रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना लिखिए, फिर अभी हम और एक दो बचा है। तो बस इतना, इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो चुका है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखे तो। और इसके बाद एक मैं आपको नोट लिखवाना चाहता हूं इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड। मैं जो भी चीज नोट में लिखा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमने जो ये रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसमें हमने कहीं भी ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, ब्रेन वर्ड का। क्यों हमने उस ब्रेन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो ब्रेन है उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचती है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो जो सिचुएशन है उसको रिकॉर्ड कर सके और फ्यूचर यूज में उसको याद रहे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं दोबारा ऐसा ना करके अपने आप को परेशानी में ना डालूं। तो लिख सकते हैं हम द
information also the information inputs the brain after some time but brain is not involved in reflex action। अगर कोई आपसे पूछे कि जो इसे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसमें हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि ब्रेन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचती है लेकिन आफ्टर सम टाइम, जब काम हो चुका होता है, ठीक है, तब उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि वो जो सिचुएशन उसको याद कर सके कि अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम फ्यूचर में उस गलती को दोबारा रिपीट ना करूं। तो मैंने लिखा है द इंफॉर्मेशन इनपुट्स द ब्रेन, ब्रेन के पास पहुंचता है आफ्टर सम टाइम, बट ब्रेन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप इसको नोट राइट डाउन कीजिए जल्दी। तो एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि अब ब्रेन का रोल बताइए कि रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन का क्या रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको अभी बोल के बताया था थोड़ी देर पहले, तो अब वही चीज को हम लिख लेते हैं। तो देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि जो हमारा ब्रेन है उसकी कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रिफ्लेक्स एक्शन में, बिकॉज द नर्व impulse generated goes in the spinal cord, but information also reaches the brain to record this event situation for further future use, तो हमने क्या लिखा कि जो कोई भी हमारे ब्रेन की जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, बट लेकिन जो नर्व इंपल्स है क्योंकि जनरेटेड जो होती है स्टिमुलस मिलने के बाद, तो वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में बजाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में उसको पहुंचने में कम टाइम लगता है इन द कंपैरिजन ऑफ पहुंचने में ब्रेन में। और इस रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड मूवमेंट है, तो रैपिड मूवमेंट करवाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ ब्रेन है और रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक होती है, मतलब वो पास में है न्यूरॉन्स के। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स का काम क्या है कि जो भी पास में हो उसके पास जाए और उसको बताए कि सिचुएशन क्या है, और सिचुएशन को कंट्रोल पहले करवाए, बाद में ब्रेन को देख लिया जाएगा कि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो बाद में ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और फिर ब्रेन जो है उसे इवेंट को रिकॉर्ड कर लेता है कि हम कैसे उस किस परेशानी में फंसे थे या कैसे हमारे बॉडी को हार्म हुआ था फ्रॉम दिस हार्मफुल स्टिमुलस। तो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस क्रिएट्स, मतलब ये उत्पन्न करता है अवेयरनेस टू द ऑर्गेनिज्म
for aware towards the harmful stimulus. सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने जो ये लिखा है कि ये अवेयरनेस मतलब ऑर्गेनिज्म को देती है, मतलब ऑर्गेनिज्म जागरूक हो जाता है उस हार्मफुल स्टिमुलस के प्रति कि अब मेरे को ये काम नहीं करना क्योंकि इससे मेरी बॉडी को हार्म हो रहा है और ये स्टिमुलस मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ब्रेन ने इस इवेंट को याद कर लिया। अब ब्रेन का काम क्या है कि ये जो इवेंट है, अगर कभी भी फ्यूचर में अगर हमारे पास ये सेम सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन से बच के रहना और ऐसा काम दोबारा ना करना जिससे दोबारा हमारी बॉडी को वैसा वाइब्रेशंस मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ने वाला है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझिए, क्योंकि अपने दिमाग के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं। और उसके साथ हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, ऐसे ही हम उसके अंदर भी फर्दर उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। आपने एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी इंसान को आप ज्यादातर यहां मारेंगे पीछे के साइड तो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब वो तुरंत बेहोश क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रेन, इसको हिंड ब्रेन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम। इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, तो फिर अभी मतलब जो सस्पेंस है वो रेवेल हो जाएगा। तो मैं आपको अगर इसका आंसर जानना है, किस फैक्ट का आंसर क्या है, इसका रियल रीजन क्या है, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से जुड़िएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर सो केयरफुली एंड बाय बाय, टेक केयर।